हेलो। जय हिंद। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक। राजपूतों की उत्पत्ति का टॉपिक हमने पढ़ लिया है पिछली क्लासों में। मैंने 2 क्लासें डाल दी है, आप लोगों ने जरूर पढ़ी है। आप लोगों को राजपूतों की उत्पत्ति टॉपिक अगर समझ में आता है तो कमेंट जरूर करना। आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे और टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और इसे हम आरएस के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आरएस का सिलेबस में सबसे पहली जो लाइन हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है वो यही लाइन लिखी हुई है, राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल व कांस्य युग तक। तो हम राजस्थान के जो प्राग ऐतिहासिक स्थल हैं उनको पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और कांस्य युग के अनुसार ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्राग ऐतिहासिक स्थल को 3 भागों में बांट देते हैं, जो आरएस के सिलेबस में लिखा हुआ है। पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल और तीसरा कांस्य युग। पाषाण काल से हमें क्या क्या साइट्स प्राप्त होती है, हम उनकी चर्चा करेंगे। ताम्र पाषाण काल के अंदर कौन कौन सी साइट्स हमें प्राप्त होती है, हम उनकी चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में कांस्य युग से कौन से इस स्थल हमें प्राप्त होते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाषाण काल की। दोस्तों, पाषाण काल की जो हमें साइट्स प्राप्त होती है उससे पहले एक छोटी सी बात है जो हमें पता होना चाहिए, वो है 1870 ईस्वी में हैकेट नाम का एक व्यक्ति हुआ था जिसने जयपुर और बूंदी, बूंदी के अंदर जगह पड़ती है इंद्रगढ़, यहाँ से इसने हैंड एक्स, हैंड एक्स हैंड एक्स का मतलब होती है कुल्हाड़ी है जो जिसके आगे पत्थर को पैना करके लगाया हुआ है, पत्थर को तेज धार बना करके उसको लकड़ी के ऊपर बांध करके उसको हथियार बनाया गया है, वो हैंड एक्स है। ऐसे जो अवशेष के साक्ष्य हैं वो जयपुर से और इंद्रगढ़ बूंदी से किसने खोजे हैं, हैकेट ने 1870 में। ये पाषाण काल का साक्ष्य है। इसी प्रकार के या इससे ही मिलते जुलते जो साक्ष्य है वो एक सेटनकार नाम के व्यक्ति ने झालावाड़ से खोजे हैं। और बी ऑलचिन, बी ऑलचिन ने जालौर से। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी बात, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हैकेट ने हैंड एक्स के साक्ष्य कहाँ खोजे, जयपुर में और बूंदी में। बूंदी कौन से जगह, इंद्रगढ़। ऐसे ही सेटनकार ने कहाँ खोजे, झालावाड़ में। बी ऑलचिन ने जालौर में। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते अब तक, इसका कोई क्वेश्चन नहीं बना। एक क्वेश्चन बना है हैंड एक्स के जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो जयपुर और इंद्रगढ़ से। खोजे किसने, हैकेट ने। सन वन कोई नहीं पूछेगा आपसे कब खोजे, किसने खोजे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बाद हम बात करेंगे। पाषाण काल की जो सबसे पहली सभ्यता है वो है बागोर। बागोर सभ्यता कांस्य युग, ताम्र पाषाण काल युग और पाषाण काल, इन सब के अंदर जो सबसे प्राचीन है वो है पाषाण काल। और पाषाण काल के अंदर जो साइट्स प्राप्त होती है उसके अंदर जो सबसे प्राचीन है वो है बागोर सभ्यता। तो इसी से शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई सी भी साइट है वो हमें किसी न किसी नदी के किनारे विकसित मिलेगी, क्योंकि पानी मानवीय जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यक्ति पानी के बिना नहीं जी सकता। जीवन को पनपने के लिए पानी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसका अर्थ है
हम पढ़ेंगे, हम इतने सारे स्थल पढ़ेंगे, साइट्स पढ़ेंगे, उसके अंदर एक चीज हम नोटिस करेंगे कि कोई ना कोई सभ्यता किसी न किसी नदी की वजह से हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए। जो बागोर सभ्यता है, यह कोठारी नदी, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है। कोठारी नदी किनारे भीलवाड़ा में स्थित है। सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस कारण से इसे मानव सभ्यता का पालना कहते हैं। मानव सभ्यता का पालना कहते हैं। अब अगली जो इसकी चीज हमें मिलती है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज वीरेंद्र नाथ वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसकी खोज की थी। अब यहाँ से क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होती है उसकी हम बात करेंगे। साक्ष्य में यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? सबसे पहले हमें यहाँ से प्राप्त होता है लघु पाषाण उपकरण। लघु पाषाण उपकरण, हमें यहाँ से लघु पाषाण के उपकरण मिले हैं। लघु पाषाण उपकरण को माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथिक टूल्स, माइक्रोलिथिक टूल्स हमें यहाँ से प्राप्त होता है। दूसरा, हमें यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। एग्रीकल्चर। तीसरा, हमें यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। एनिमल हस्बेंड्री। और सबसे लास्ट में जो हमें यहाँ से मिला है वो है सुई मिली है, एक तांबे की बनी हुई, छेद वाली। तो ये चार प्रकार के हमें यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। लघु पाषाण उपकरण, कृषि के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य और एक तांबे की छेद वाली सुई, ये बागोर सभ्यता से मिलती है। अब एक सवाल दोस्तों आप लोगों के मन में आ रहा होगा की सभ्यता है पाषाण काल की, उपकरण मिल रहे हैं लघु पाषाण उपकरण पाषाण के, ये तांबे की सुई कहां से आई? ठीक है दोस्तों, तो इस वाली चीज को समझने के लिए हम चलते हैं वीरेंद्र नाथ मिश्र के पास में। वीरेंद्र नाथ मिश्र ने 1973 में एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने बेशक इस चीज को मेंशन किया। उन्होंने कहा कि बागोर सभ्यता जो है वो शुरुआत में पत्थरों के उपकरणों पर आधारित थी। यहाँ पर पत्थरों के उपकरणों का बहुतायतों में प्रयोग किया जाता था, परंतु जब तीसरी शताब्दी, वो सन भी मेंशन करते हैं कि तीसरी शताब्दी में जब इस सभ्यता का संपर्क मेवाड़ की और सभ्यता से हुआ, जिसके अंदर आहड़ आती है, बालाथल आती है, जब इन सभ्यताओं से उसका ओझियान आती है, जब इन सभ्यताओं से उसका संपर्क हुआ, तो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए वहां से उपकरणों का आदान प्रदान जरूर हो रहा होगा। और आहड़ सभ्यता के बारे में हम जानते ही है। आहड़ से हमें तांबा बनाने की भट्टियां मिलती है। आहड़ एक ताम्रवती नगरी रही है, तो वहां से जो तांबे का जब आयात करते थे, निर्यात करते थे, तो कहीं ना कहीं ये जो छेद वाली सुई है वो भी वहीं से ही इनके पास में आई हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? और वो आगे भी लिखते हैं कि पहली सहस्त्राब्दी में तो पत्थरों का उपयोग बहुत बहुत कम हो जाता है और तांबे के उपकरणों का यूज करते हैं। पर हमें सिर्फ यहाँ इतनी सी चीज समझनी है कि बागोर सभ्यता कौन सी नदी किनारे मिली है? वो है कोठारी नदी किनारे। कहाँ मिली है? भीलवाड़ा में मिली है। इसकी खोज किसने की थी? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। कब की थी? इतना ये सन हमसे नहीं पूछा जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। साक्ष्य, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो लघु लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन साक्ष्य मिलते हैं और एक सुई मिली है छेद वाली तांबे की बनी।
ठीक है दोस्तों, इतनी सी है। एक और इम्पोर्टेंट है, प्री के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बागोर सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। यह कोठारी नदी किनारे स्थित है। इसे मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। या यहाँ से तांबे की 6 वाली सुई मिली है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3, इसकी खोज अमलानंद घोष ने नहीं, वीरेंद्र कृष्ण ने की थी। ये क्वेश्चन हमारा सही हो, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनेगा प्री के अंदर। अब मेंस के अंदर किस तरह से क्वेश्चन बनता है, मेंस के अंदर क्वेश्चन बन चुका है वैसे तो। मेंस के अंदर पूछ लिया जाएगा बागोर सभ्यता पर टिप्पणी कीजिए 20 शब्द। बागोर सभ्यता पर टिप्पणी कीजिए 20 शब्द। 20 शब्दों में पूछ लिया जाएगा। तब हमें इसको कैसे लिखना है कि यह सभ्यता कोठारी भीलवाड़ा के कोठारी नदी के अंदर, कोठारी नदी के पास स्थित है, कोठारी नदी के पास विकसित हुई है। इसकी जो खोज है वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा की गई थी। इसकी इसे मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। और यहाँ से हमें लघु पाषाण उपकरण, कृषि के साक्ष्य, पशुपालन शिक्षा, तांबे की दौलत हुई मिलती है। इस प्रकार से हमें समय के रूप में लिखे। हाँ तो दोस्तों, अब हम एक बात करते हैं कि आर एस मेंस के अंदर बागोर सभ्यता से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है बागोर सभ्यता पर टिप्पणी कीजिए। ये आपकी क्वेश्चन बन गया। और ये है 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 2 अंक का ये क्वेश्चन है। आर एस मेंस के लिए ये बना हुआ है, बागोर सभ्यता पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें किस प्रकार आंसर राइटिंग करनी है दोस्तों। देखिए, जब तक हमें इसकी की पॉइंट्स याद नहीं होंगे, जब तक हमें वो चीजें याद नहीं होंगी, तब तक हम अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हैं। आपको पता होगा, लोग ज्यादातर जोर देते अच्छा आंसर लिखने पे, अच्छा आंसर कैसे लिखे। पर दोस्तों, जब तक हमें इसकी चीजें पता नहीं होंगी, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई है, खोज कौन करता है, कौन सी नदी किनारे ये मिली है, ये चीजें हमें पता नहीं होगी, तो हम अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो दोस्तों, एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, बागोर सभ्यता, यह सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। इसकी खोज वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा की गई। वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा यहाँ से लघु पाषाण उपकरण, कृषि, पशुपालन व तांबे की छेद वाली सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये देखिए दो अंक का क्वेश्चन 20 शब्दों में होता है। और ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। 20 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए होंगे, 20 से ज्यादा शब्द हो गए होंगे। पर दोस्तों, 2 या ढाई लाइन में हमें इसका आंसर इस प्रकार देना है। तो दोस्तों, हम ऐसा आंसर तब तक नहीं लिख सकते जब तक हमें चीजें पता नहीं होगी, बागोर सभ्यता के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, हमें अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना है, ताकि आर एस मेंस के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन बनता है तो हम उसे आराम से सॉल्व कर सके। ये देखिए दोस्तों, अगर आप अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, आपने जगह भी मेंशन कर दी, नदी कौन सी है वो भी मेंशन कर दिया आपने। ठीक है दोस्तों, खोज कौन कर रहा है वो भी मेंशन कर दिया आपने, बता दिया। और क्या क्या उपकरण में यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं वो भी आपने बता दिया।
अब आपको आराम से 1.5 अंक, 2 में से 1.5 अंक मिल जाएगा, या 2 के 2 भी आपको अंक मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें आरएस मेंस के लिए आंसर लिखना पड़ता है। चलो दोस्तों, हम अगली सभ्यता की बात करेंगे। पाषाण काल की अगली सभ्यता कौन सी है? दूसरी जो हमारे पास सभ्यता है पाषाण काल की, वो है तिलवाड़ा। दोस्तों, तिलवाड़ा सभ्यता है वो जो ये बाड़मेर से हमें मिलती है, लूनी नदी के किनारे। इसकी खोज भी वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा ही की गई थी। और यहाँ से हमें जो उपकरण प्राप्त होते हैं, जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसमें लघु पाषाण उपकरण, कृषि के साक्ष्य, पशुपालन साक्ष्य, और एक जो इम्पोर्टेंट है वो है अग्निवेदिका है, अग्निकुंड प्राप्त हुआ है हमें यहाँ से। तिलवाड़ा सभ्यता कौन सी नदी किनारे है ये? लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई हमें? लूनी नदी के किनारे से। कहाँ, कौन सी जगह से प्राप्त हुई? बाड़मेर में, हमें बाड़मेर से प्राप्त होती है। इसके बारे बाद हम बात करेंगे, इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों, इसकी खोज भी वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा की गई थी। वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा, इसकी खोज भी वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा की गई थी। क्या क्या साक्ष्य हमें से प्राप्त होते हैं? तो लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण, कृषि के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य, और सबसे अंत में यहाँ से एक हमें अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। और यहाँ से हमें अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। दोस्तों, बागौर सभ्यता में हमें तांबे से निर्मित एक छेद वाली सुई मिलती है, और यहाँ से अग्निकुंड मिलता है। तिलवाड़ा से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन बनेगा कि अग्निकुंड पाषाण काल सभ्यता के, पाषाण काल के अंदर कौन सी सभ्यता से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है? हम जब कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां हमें बहुत तायात में अग्निकुंड मिलेंगे, परंतु वो काश से ही मिलती है। पाषाण काल की सभ्यता की बात करेगा और अग्निकुंड की बात करेगा तो वो कौन सी सभ्यता होगी? तिलवाड़ा सभ्यता। अब हम दोनों का कंपेयर करते हैं, दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, बागौर सभ्यता और तिलवाड़ा सभ्यता। बागौर सभ्यता मिल रही है लूनी नदी के किनारे, बागौर सभ्यता मिल रही है कोठारी नदी के किनारे, तिलवाड़ा मिल रही है लूनी नदी के किनारे। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में। बागौर सभ्यता और तिलवाड़ा सभ्यता दोनों की खोज कौन कर रहा है? वीरेंद्रनाथ मिश्र। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो लघु पाषाण उपकरण हमें बागौर से प्राप्त होते हैं और यहाँ से भी प्राप्त होते हैं। कृषि के साक्ष्य हमें बागौर से प्राप्त होते हैं और तिलवाड़ा से प्राप्त होते हैं। पशुपालन के साक्ष्य हमें बागौर से प्राप्त होते हैं और यहाँ से भी प्राप्त होते हैं। अंत में थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां से बागौर से हमें तांबे से निर्मित छेदवली से मिलती है, और यहाँ से हमें अग्निकुंड मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो सभ्यता पाषाण काल की प्रमुख है। इसके अलावा दो तीन छोटी सभ्यता और हैं। एक तो है जायल, एक है डीडवाना। ये दोनों नागौर में है। और एक है बूढ़ा पुष्कर, ये अजमेर में। तो कुल मिलाकर के 5 साइट है पाषाण काल की, जिसमें से बागौर और तिलवाड़ा दो प्रमुख है। बाकी तीन के आपको नाम याद होने चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से पाषाण कालीन सभ्यता नहीं है, तो तीन तो इसके नाम दे देगा और एक कोई और नाम दे देगा। जैसे निम्न में से कौन सी पाषाण कालीन सभ्यता नहीं है? बागौर, तिलवाड़ा, डीडवाना और रह रह सभ्यता। तो इसका जो आंसर वो 4 है, रह सभ्यता हमारी पाषाण काल में नहीं आती, लोह युग में आती है वो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगला ताम्र पाषाण काल और कांस्य युग। पाषाण काल हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसे मैं मिटा देता हूँ। पाषाण काल दोस्तों हमने पढ़ लिया है। ताम्र पाषाण काल हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कांस्य युग। कांस्य युग के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है कालीबंगा। इसका आंसर मैं पहले कहाँ पर कांस्य युग को पढ़ते हैं पहले। ठीक है दोस्तों,
कांस्य युग की जो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता की दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे कि भारत के अंदर जब खुदाई की गई तो बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं मिली। उसके अंदर हड़प्पा एक बहुत बड़ा नाम है, मोहनजोदाड़ो बहुत बड़ा नाम है, बनावली, लोथल, सुरकंदोर, सुरकोटरा, बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं हमें प्राप्त हुई। लेकिन जब विभाजन हुआ तो जितने भी जो महत्वपूर्ण स्थल थे, महत्वपूर्ण जो साइट्स हमें मिली थी, वो सब पाकिस्तान में चली गई। भारत के पास में बहुत कम जो साइट्स बची थी। इस कारण से भारत में जब उत्खनन किया गया सभ्यताओं का, तो भारत में भी सभ्यताएं मिलने लगी। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं की। ज़्यादा डिटेल में जाए बिना सीधे हम टू द पॉइंट बात करेंगे। ये हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे हम सीधा उनकी चर्चा करेंगे। कालीबंगा सभ्यता की दोस्तों, राजस्थान के अंदर जब भी इतिहास की बात आती है, इतिहास में या सभ्यताओं की क्वेश्चन बनता है, तो कालीबंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता हो जाती है। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। यहाँ से बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती है, तो हम उन सबकी चर्चा करेंगे और डिटेल में करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा दूं, जिससे क्या होगा, आप लोग प्री के क्वेश्चन तो सोल्व कर ही लो, साथ साथ मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी कर सको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता। सबसे पहले जो कालीबंगा सभ्यता की जानकारी जो देता है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो वो जो व्यक्ति है ना, वो है एलपी तेहजोरी। इटली के अंदर एक शहर था मदीने, वहां का रहने वाला था। भारत आया था। भारत जब ये राजस्थान में किसी कार्य से जा रहा था, तो इसने बताया कि यहाँ पे ना कोई सभ्यता हो सकती है। अनुमान लगाया था कि जरूर यहाँ कोई ना कोई सभ्यता होगी। तो क्वेश्चन बन जाता है कि कालीबंगा सभ्यता की जो सबसे पहले जानकारी देता है वो इतिहासकार कौन है? तो उसका नाम है दोस्तों एलपी तेहजोरी। इसके बाद में हम आगे चल के बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता है। हमने बात की थी शुरुआत में कि कोई भी सभ्यता है वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो हनुमानगढ़ में कौन सी नदी है जिसे जिसके किनारे विकसित हुई है? तो वो है घग्गर नदी। कालीबंगा सभ्यता जो है वो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। पूछ लिया जाता है घग्गर नदी का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया? तो वो व्यक्ति था ऑरेल स्टाइन। ऑरेल स्टाइन नाम का व्यक्ति था जिसने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया। फिर आता है 1952 में अमरनाथ घोष, जिसने सबसे पहले कालीबंगा की खोज की थी। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कालीबंगा की खोज कब व किसने की थी? तो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा एक खोज की गई थी। हालांकि दोस्तों खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई थी, लेकिन अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन नहीं किया था। इसका जो उत्खनन है वो बीबी लाल और बी के थापर द्वारा 1961 से 1969 के बीच में किया गया था। चलिए दोस्तों, अब जानकारी को हम नोट डाउन करते हैं। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा जो सभ्यता है कौन सी नदी किनारे है? तो वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी किनारे, घग्गर नदी के किनारे कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में। इसको अलग से नोट डाउन करते हैं। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा की सबसे पहले जानकारी देता है वो व्यक्ति कौन है? एलपी तेहजोरी। सर्वप्रथम जानकारी वो है एलपी तेहजोरी। मदीने इटली का रहने वाला था। इटली का शहर है एक मदीना। इटली के मदीने का रहने वाला था। तो शायद घग्गर नदी का सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया था?
तो घग्गर नदी का सर्वप्रथम सर्वेक्षण, सर्वप्रथम सर्वेक्षण घग्गर नदी का सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया था? तो वो था ऑरेल स्टाइन। ऑरेल ऑरेल स्टाइन के द्वारा घग्गर नदी का सबसे पहले सर्वेक्षण किया गया। और कालीबंगा की सबसे पहले खोज किसने की थी? सर्वप्रथम खोज कालीबंगा की जो सबसे पहले खोज की गई थी वो 1952 में की गई थी। हालांकि कुछ बुक में 1951 और 52 दोनों में मिलता है। 1952 में अमलानंद घोष। कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? दोस्तों, खोज करने वाला व्यक्ति अलग है, उत्खनन करने वाले व्यक्ति अलग है। 1961 से 1969 तक दो व्यक्ति हुए थे, बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल। इनके द्वारा। तो दोस्तों, ये है सामान्य जानकारी कालीबंगा की। इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। आप लोगों के प्री वाले क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्री के लिए ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं। तो हाँ, एक चीज़ और दोस्तों इम्पोर्टेंट है, वो ये है किस विद्वान ने या किस इतिहासकार ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्य सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था? तो वो थे दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा था, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बिल्कुल समानता रखने वाली ये सभ्यता कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो और सबसे लास्ट में है वो है कालीबंगा। ये बिल्कुल समानता रखती है उस सभ्यता से, जिस तरह वहां की जो सभ्यता थी उसी प्रकार से ये सभ्यता है। क्या क्या समानता रखती है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो दोस्तों, ये सामान्य जानकारी है। कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी किनारे मिलती है? गंगा नदी किनारे मिलती है। कहाँ मिलती है? हनुमानगढ़ में मिलती है। सबसे पहले इसकी जानकारी कौन देता है? तो वो एलपीटेस थ्योरी। कहाँ का रहने वाला? मदीना इटली का। गग्गर नदी का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो है ऑरेल स्टाइन। कालीबंगा की सबसे पहले खोज कौन करता है? तो अम्लान घोष करता है। कब करता है? 1952 में करता है। उत्खनन कौन करता है कालीबंगा का? तो बीबी लाल बीके थापर करता है। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर कब करते हैं? 1961 से 1969 के बीच में। और पूछ लेते हैं कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा? तो दशरथ शर्मा ने कहा। दोस्तों, ये थी हमारी सामान्य जानकारी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको। जब कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया तो कुल 5 स्तर पे 5 स्तर पे इसका उत्खनन किया गया था। 5 लेयर में इसका उत्खनन किया गया है। और मजे वाली बात दोस्तों ये है कि 5 लेयर के अंदर जब इसका उत्खनन किया गया तब शुरुआत के जो 2 लेयर हैं वो प्री हड़प्पियन काल के हैं। मतलब हड़प्पा से पूर्व के। मतलब जब हड़प्पा बसी भी नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता नहीं बसी थी, उससे पहले भी यहाँ पे लोग रह रहे थे। और बाकी की जो 3 लेयर हैं वो हड़प्पा के समकालीन हैं। हड़प्पा के समकालीन है। शुरुआत के जो 2 लेयर हैं वो हड़प्पा से पहले के हैं और बाकी के जो 3 है वो हड़प्पा के समकालीन है। और डिटेल में जाते हैं।
तो हड़प्पा से पूर्व के जो हमें लेयर मिले हैं उसमें हमें क्या क्या मिला है, तो इसकी जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर जो हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो इसके अंदर एक शहर मिला है हमें। ये एक शहर है, ठीक है, जो चारों तरफ से परकोटे से घिरा हुआ है। ये एक शहर है जो चारों तरफ से परकोटे से घिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और इस शहर के ये जो एरिया है दक्षिण पूर्वी भाग, इस दक्षिण पूर्वी भाग में एक खेत मिला है जो है जुता हुआ है। तो दक्षिण पूर्वी भाग में एक खेत मिला है जो जुता हुआ है, जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत मिला है दक्षिण पूर्वी भाग में इस तरह का। और इस खेत, ये जो जुता हुआ खेत है, इस खेत के जो ऊपर निशान बने हुए हैं, इसके आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यहाँ एक साथ दो फसलें उगाते थे। एक साथ कितनी फसलें उगाई जाती थी? दो फसलें उगाई जाती थी। और वो दो फसलें कौन सी रही होगी? पहली है गेहूं और दूसरी है जौ। पहली है गेहूं और दूसरी है जौ। दोस्तों ये जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो है प्री हड़प्पियन काल की, मतलब हड़प्पा से पूर्व की। जो शुरुआत के एक और दो लेयर मिले हैं हमें, वो हड़प्पा से पूर्व के। ये जो जानकारी है वो हड़प्पा से पूर्व की है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा के समकालीन हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों हड़प्पा के समकालीन हमें जो बस्ती मिलती है, वो बस्ती दो भागों में बटी हुई है, ठीक है दोस्तों। पहली है पश्चिमी और दूसरी है पूर्वी, ठीक है दोस्तों। अब पश्चिमी जो बस्ती है ये मुख्यतः ऊंचाई पर स्थित है, अर्थात दुर्ग पर। किस पर? दुर्ग पर। और जो पूर्वी बस्ती है दोस्तों ये है ढलान पर, निचला शहर जिसे हम बोलते हैं। ढलान पर बसा हुआ है तो निचला शहर। ये नीचे बसी हुई बस्ती, पूर्वी जो बस्ती है ये नीचे बसी हुई, तो इसे बोलते हैं निचला शहर। और हम आगे बात करेंगे, और जानकारी है हमारे पास है दोस्तों कि जो बस्ती है इसमें क्या होता था दोस्तों। यहाँ पे जितनी भी प्रशासनिक गतिविधियां थी, इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि जितनी भी जो प्रशासनिक गतिविधियां थी, जितनी भी जो प्रशासनिक गतिविधियां थी वो इस पश्चिमी बस्ती में रही होगी। जो दुर्ग पे जो बस्ती बसी है वहां पे जितनी भी गतिविधियां होती थी प्रशासनिक, वो यही होती थी। और क्या कहते हैं पूर्वी बस्ती में फिर क्या होता था? तो कुछ नहीं, पूर्वी बस्ती में जनसाधारण लोग रहते थे। जन साधारण, जनसाधारण के लोग। तो पूरी बस्ती में कौन रहते थे? जनसाधारण के लोग पूरी बस्ती में रहते थे। और हम बात करेंगे, अब इतिहासकारों का सपना आ रहा था क्या? और दोस्तों इतिहासकारों को तो कोई बता के गया नहीं था कि यहाँ पे प्रशासनिक गतिविधियां होती थी, यहाँ पे जनसाधारण के लोग रहते थे। इतिहासकारों ने कैसे पता लगाया इसका? तो दोस्तों यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पे अनुमान लगाया है इतिहासकारों ने कि यहाँ पे जितनी भी प्रशासनिक गतिविधियां होती थी वो पश्चिमी भाग में होती थी और पूर्वी भाग में जनसाधारण के लोग रहते थे। तो चलिए हम बात करते हैं जनसाधारण के लोग। सबसे पहले पूर्वी बस्ती की हम बात करेंगे। तो जगह कम है बोर्ड में, चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको यही तो बता दूं। चलो इसको अलग से लिख लेते हैं। अब हम बात करेंगे पूर्वी भाग की। पूर्वी बस्ती, बस्ती नहीं दोस्तों बस्ती है, पूर्वी बस्ती। अब हम इसकी बात करेंगे पूर्वी बस्ती से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मिलते हैं मकान। हम करेंगे बात मकानों की।
पूर्वी बस्ती मतलब निचला शहर, ढलान पे स्थित था, इसलिए इसे निचला शहर कहते हैं। यहाँ के जो हमें मकान मिले दोस्तों, वो मकान कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। यहाँ के जो मकान है वो कौन सी ईंटों के हैं? कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। और इसी कच्ची ईंटों के मकानों के कारण इतिहासकार बोलते हैं कि ये जो बस्ती थी ना, पूर्वी बस्ती, ये गरीब बस्ती, गरीब बस्ती थी। कौन सी बस्ती है? गरीब बस्ती। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, कच्ची ईंटें तो हमें मिली है, पर ये जो कच्ची ईंटें हैं, इस पे फूल पत्ती, इनकी आकृतियां बनी हुई मिली है। जैसे दोस्तों, ये एक पेड़ हो गया, और भी तरीके कोई बदल वगैरह हो गया। इस प्रकार की आकृतियां इन कच्ची ईंटों पे मिली, जिससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यहाँ से कौन सी ईंटें प्राप्त होती है हमें? अलंकृत, अलंकृत ईंटें। तो जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लिया था कि अलंकृत ईंटें कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो आंसर आएगा कालीबंगा सभ्यता। कौन सभ्यता आ जाएगी? कालीबंगा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो ये रही मकानों की स्थिति। इसके बाद हम बात करते हैं सड़कों की। मुझे लगता है सड़कों का जो बहुत मुझे लगता है सड़कों का जो बहुत अच्छा इन्होंने सड़कें सड़कें यहाँ की जो सड़कें थी दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही सुव्यवस्थित सड़कें यहाँ पे हुआ करती थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शहर से एक मुख्य सड़क होती थी, मुख्य सड़क, मुख्य सड़क से ही एक सड़क जाती थी जो गांव में जाती थी। अब हम बात करेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे सड़कों की। यहाँ बात करेंगे हम सड़कों की। देखिए दोस्तों, यहाँ की जो सड़कें थी वो समकोण पे काटती थी। यहाँ की जो सड़कें थी वो समकोण पे काटा करती थी, कि एक मुख्य सड़क है, उससे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के कोण पे एक अन्य सड़क जा रही है जो गांव में जा रही है, उसके फिर 90 डिग्री के कोण पे जो एक सड़क है वो घरों में जा रही है। तो दोस्तों, सड़कें थी जो समकोण पे काटा करती थी, जैसे शतरंज पद्धति, या गीड़ पद्धति। शतरंज पद्धति या गीड़ पद्धति कहते हैं। पूछ लेते हैं कि समकोण पे काटती हुई सड़क कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो उसका आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। इसके बाद में जो मैंने बता दिया आपको कि एक मुख्य सड़क होती थी, उसके बाद में एक उसकी सहायक सड़क होती थी जो गांव में जाती थी, और एक उसकी भी सहायक सड़क होती थी जो घरों में जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो सड़कें समकोण पे काटती थी, शतरंज पद्धति की थी, गीड़ पद्धति की सड़कें कहलाती है। इसके बाद में एक नालिया, नालिया दोस्तों, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत ही बढ़िया था। इन्होंने अपना जो पूरा विकास है वो शायद ड्रेनेज सिस्टम पे ही किया होगा। नालिया की इतनी अच्छी इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। आज भी देखते हैं आसपास के कॉलोनी में, शहर में, आसपास के लोग जो हैं वो नालियों के ऊपर लड़ते रहते हैं कि भाई तेरा पानी इधर नहीं आना चाहिए, तेरा पानी उधर नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को कालीबंगा सभ्यता जरूर पढ़नी चाहिए, और खास तौर से नाली वाली उनकी व्यवस्था है वो अच्छी तरह समझानी चाहिए, क्योंकि कालीबंगा जो सभ्यता थी, ये सभ्यता नालियों को लेकर के बहुत ज्यादा ये सीरियस थी, और इन्होंने नालियों की इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यहाँ की इनकी जो नालियां थी ना, वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। पक्की ईंटों की नालियां बनाते थे ये, मतलब घर घर इनके कच्ची ईंटों के, पर नालियां पक्की ईंटों की है।
तो आप सोच सकते हो कि नालियों को कितना ज्यादा महत्व देते थे, ड्रेनेज सिस्टम को कितना ज्यादा महत्व देते हैं। घर कच्ची ईंटों के बना रहे हैं और नालियां पक्की ईंटों की है। घर पे भले ही छान होगी लेकिन यहाँ पे नालियां पूरी ढकी हुई होती थी, ढकी हुई नालियां, मतलब कोई गिर ना जाए नालियों में, गलती से कोई कचरा ना फंस जाए नालियों में। पानी रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, पानी का बहाव बहुत अच्छा होना चाहिए, इस कारण से नालियों की उन्होंने खासतौर से व्यवस्था की थी। नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी, ढकी हुई होती थी। घर से जो सामने वाली सड़क होती थी दोस्तों, ये थोड़ा सा जरूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि घर से और जो सामने की सड़क होती थी वहां से जो नालियों को ये मिलाते थे वो लकड़ी की बनी हुई नालियां थी, लकड़ी की बनी नालियां। वो नालियां ये लकड़ी से बनाती थी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है कि लकड़ी की नालियां कहाँ से मिली है, तो उसका आंसर है कालीबंगा सभ्यता। कि जो घर से सामने की जो सड़क होती थी उसमें जो नालियों को मिलाते थे तो वो लकड़ी की बनी होती थी। उसके बाद में जो घर से सहायक सड़क है, गांव में जो मिलने वाली सड़क है, वो सड़क पक्की ईंटों की बनी हुई और ढकी होती थी। गांव से जो मुख्य सड़क है वहां से मिलने वाली जो नाली है वो भी ढकी हुई और पक्की ईंटों की होती थी। और जो मुख्य सड़क है उससे वो बाहर, गांव के बाहर तक जो नाली जाती थी वो पक्की ईंटों की और ढकी हुआ करती थी। मतलब गांव का जितना भी गंदा पानी होता था वो सारा का सारा बाहर ही लोग निकाल दिया करते थे। तो दोस्तों पूर्वी बस्ती जो निचला शहर है उसमें याद रखने की हमारे पास ये चीजें हैं, और हमने पढ़ने की कोशिश की बहुत अच्छी तरीके से कि मकान मिले हैं कौन से कच्ची ईंटों के, जिसके आने से क्या बोलते हैं गरीब बस्ती। ईंटें मिली है जिसमें कुछ आकृति बनी हुई है, इतिहास करने लगा है कि यहाँ पे अलंकृत ईंटें मिलती है। सड़कें होती थी समकोण पे काटती थी, जिसे शतरंज पद्धति या गृह पद्धति कहते हैं। नालियां जो है वो पक्की ईंटों की हुआ करती थी, ढकी हुई हुआ करती थी। और घर से जो सामने की सड़क थी वहां पे जो नालियां बनाने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग करते थे। अब हम बात करेंगे पश्चिमी बस्ती की यानी दुर्ग की। अब हम बात करेंगे पश्चिमी बस्ती, जिसे दुर्ग कहते हैं। दोस्तों हमने एक चीज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, वो ये थी कि यहाँ पर प्रशासनिक गतिविधियां होती थी। तो यहाँ से कौन से शासन मिले जिससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि यहाँ पे हो शायद प्रशासनिक गतिविधियां होती होगी। तो सबसे पहले यहाँ अग्निकुंड मिले। सबसे पहले जो यहाँ से प्राप्त हुए वो है अग्निकुंड। अग्निकुंड में इतिहासकारों ने अनुमान लगाया होगा कि जरूर यहाँ पे कोई हवन वगैरह किया करते होंगे, कोई व्यवस्था रही होगी किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मिले बेलनाकार मोहर। बेलनाकार मोहर, सील जिसे हम बोलते हैं। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि जरूर यहाँ पे कोई प्रशासनिक कार्य करते होंगे लोग, इस कारण से उन्हें मोहरों की जरूरत पड़ी होगी। और मोहरों की आकृति कौन सी है, बेलनाकार है। कि जब भी कोई एक पत्र दूसरे पत्र को, एक पत्र भेजा जाता था किसी दूसरे व्यक्ति के पास में, तो उस पर मोहर लगा के भेजा जाता था कि ये इस व्यक्ति का है या इस कंपनी का है। तो बेलनाकार मोहर मिली है दोस्तों, यही बेलनाकार मोहर हमें इतिहास में मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती है। तो ये हमें मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी देता है। मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है यहाँ से हमें। यहाँ से हमें मेसोपोटामिया सभ्यता की भी जानकारी प्राप्त होती है। कुछ मकान है और उन मकानों में दरारें पड़ी हुई है, इस कारण से इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पे भूकंप भी आते होंगे। तो भूकंप के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हमें यहाँ से प्राप्त होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वही युग शवाधान। कब्र मिली है, कब्र, युग्मित शवाधान। मतलब व्यक्ति को दफनाते थे तो उसको साथ में आभूषण वगैरह भी दफनाते थे। व्यक्ति की कब्र मिली है यहाँ। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, कुछ जानकारियां और है मेरे पास, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। यहाँ से हमें
बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं। यहाँ से हमें बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, पास से मिले हैं खेलने के लिए। जो उक्त जानकारियां हैं, बेलनाकार मोहरे हो गए, भूकंप के साक्ष्य हो गए, कब्र युग में समाधान हो गए, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले, पास से मिले, अग्निकुंड मिले, तो ये सारी चीजें हमें मिलती है पश्चिमी बस्ती से यानी दुर्ग से। फिर दोस्तों बेलनाकार मोहरे हैं, मेसोपोटामिया की जानकारी देते हैं, इस कारण से लगता है कि यहाँ पे जितनी भी जो गतिविधि रही होगी वो प्रशासनिक गतिविधि रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जानकारी है हमारे पास में, ये जो साक्ष्य है वो हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। हमने बात की, शुरुआत में हमने बात की थी कालीबंगा सभ्यता की। इस सभ्यता की खोज कौन करता है दोस्तों? इस सभ्यता की जो खोज है, इस सभ्यता की जो खोज है वो वो डॉक्टर अमलानंद घोष द्वारा की जाती है 1952 में। पूछ लिया जाता है क्या कहती कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता हमें प्राप्त होती है, तो वो है घग्गर नदी। कौन से जिले में है, तो उसका आंसर है हनुमानगढ़। सबसे पहले जानकारी कौन देता है, तो एलपी थ्योरी। कहाँ का रहने वाला था, इटली का, मदीने शहर का। घग्गर नदी का सबसे पहले सर्वेक्षण कौन करता है, तो वो है ओरेल स्टाइन। हड़प्पा कलिबंगा सभ्यता का उत्खनन कौन करता है, तो बीवी लाल बीके थापर करता है। कब करता है, 1961 से और 69 के बीच में करता है। कलिबंगा को तीसरी राजधानी कौन बताता है, तो वो है दशरथ शर्मा। पहली और दूसरी राजधानी कौन सी थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कालीबंगा का जो उत्खनन किया गया, ये कितने स्तर पे किया गया, 5 स्तरों पे किया गया। शुरुआत के 2 स्तर प्री हड़प्पियन है, मतलब हड़प्पा से पूर्व के हैं, और बाकी के बाद वाले जो 3 स्तर है वो हड़प्पा के समकालीन। जो हड़प्पा के पूर्व के हैं, तो शुरुआत के 2 स्तर हमें प्राप्त होते हैं हड़प्पा के पूर्व के। दोस्तों उनमें हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो एक बस्ती मिलती है जो चारों तरफ से परकोटे से घिरी हुई है। उसके दक्षिण पूर्वी भाग में उसके दक्षिण पूर्वी भाग में एक खेत मिला है जो जुता हुआ है, तो जुता हुआ खेत मिलता है वहां से। और जुती हुई स्थिति के आधार पे चक्कर लगाते हैं, एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी, तो वो 2 फसलें गेहूं और जौ थी। फिर बात करते हैं हम हड़प्पा के समकालीन जो बस्ती हमें प्राप्त हुई है, वो 2 भागों में बटी हुई है, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी भाग ऊंचाई पे स्थित है तो उसे दुर्ग कह दिया गया। जो पूर्वी बस्ती है वो थोड़ी ढलान पे बची हुई है, तो उसे निचला शहर कह दिया गया। जो दुर्ग पे बसी हुई बस्ती है, इतिहासकारों को वहां से ऐसे साक्ष्य मिले, तो इतिहासकारों ने बोल दिया कि यहाँ पे प्रशासनिक गतिविधियां रहती होगी या रही होगी। और जो निचला शहर है वहाँ जनसाधारण के लोग रहते होंगे। निचला शहर से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो सबसे पहले बात होती है यहाँ के मकान। यहाँ के मकान जो है वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, इस कारण से इसे गरीब बस्ती कहा जाता है। और उसके बाद में जो ईंटें मिली है उस पर कुछ डिजाइन बनी हुई है, फूल पत्ती वगैरह की कुछ डिजाइन रही होगी। तो इतिहासकारों ने लगाया कि यहाँ से हमें अलंकृत ईंटें प्राप्त होती है। फिर हम सड़कों की बात करेंगे। जो निचला शहर है वहाँ की जो सड़कें हैं वो समकोण पे काटती है, 90 डिग्री के कोण पे काटती है बिल्कुल। एक मुख्य सड़क है, उसके बाद में उसकी सहायक सड़क है जो गांव के अंदर जाती है, तो उसकी भी एक सहायक सड़क है जो घरों में जाती है। फिर हम इसके बारे में बात करें, सड़कें समकोण पे काट रही है, तो ये गिड़ पद्धति हो गई, शतरंज पद्धति हो गई, शतरंज प्रणाली हो गई। फिर हम बात करेंगे कि हमने बात की थी हमने कि जो नालियां है, नालियां यहाँ की पक्की ईंटों की नालियां मिली है। घर कच्ची ईंटों के थे पर नालियां पक्की ईंटों की थी, तो ये ड्रेनेज सिस्टम को बहुत महत्व देते थे। नालियां ढकी हुई थी तो उसमें कचरा ना फंस जाए, नालियां कहीं से ब्लॉक ना हो जाए। नालियां इस प्रकार की नालियां घरों से जो सड़क के सामने वहां से नाली को मिलाने के लिए लकड़ी की नाली का उपयोग करते थे। तो इन जानकारी के अनुसार लोगों ने, इतिहासकारों ने लगाया कि यहाँ पे जनसाधारण के लोग रहा करते होंगे। फिर हमने बात की पश्चिमी दुर्ग की। जो पश्चिमी बस्ती थी दुर्ग, वहाँ पे प्रशासनिक गतिविधियां होती थी, तो उसके क्या क्या साक्ष्य मिले, तो वहां से हमें अग्निकुंड मिला है, तो वहां से हमें बेलनाकार मोहरे मिली है जो यूनानी सभ्यता की जानकारी देते हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, बैलगाड़ी, बेलनाकार जो बैलगाड़ी में खिलौने मिले हैं, पास से मिले हैं। तो ये सारी जानकारी थी। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं आपको बताना भूल गया, और वो ये थी कि यहाँ पे एक खोपड़ी मिली है। खोपड़ी प्राप्त होती है छेद वाली, जिसपे छेद है, तो छेद वाली खोपड़ी प्राप्त हुई है हमें यहाँ से।
तो कहीं ना कहीं ये लोग शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानकारी दी। तो ये दोस्तों ये सारी की सारी जानकारी आज हमने पढ़ी। आरएस मेंस के अंदर क्वेश्चन आएगा निम्न में से टिप्पणी, या एक क्वेश्चन आ चुका है आरएस मेंस के अंदर कि निम्नलिखित में टिप्पणी कीजिए, जिसके अंदर एक सभ्यता थी बागोर, दूसरी थी कालीबंगा और तीसरी थी आहड़। दोस्तों बागोर और कालीबंगा हमने पढ़ ली है, काफी अच्छे से इसको पढ़ा है हमने। तो आप सब लोग लिखने की प्रैक्टिस करना, और किस तरह से आप इन सब चीजों को लिख सकते हो जरूर लिखना। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की सभ्यताओं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।